बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में जो ख़बर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, वो नाज़रीन ख़बर है एक फ़ौजी जनरल की। वो ख़बर है नाज़रीन बानी तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान की सरज़निश की। वो नाज़रीन ख़बर है अडयाला जेल में सन्नाटे की। वो ख़बर है तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की दौड़ें लग गईं, मंजरनामा यकसर तब्दील हो गया। इस बड़ी खबर की डिटेल ब्लॉग में आप देखने वालों के साथ शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले एक तो आपसे चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। व्लॉग का आगाज़ हम करेंगे कि हालात देखकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा बानी तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान से हमदर्दी रखने वाले साबिक़ वफाकी वज़ीर चौधरी एतजाज़ अहसन ने पार्टी तब्दील कर ली। ये मामला क्या है, ख़बर क्या है, इस छोटी ख़बर से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और फिर जो हमारे आज के प्रोग्राम की बड़ी ख़बर है उसकी डिटेल भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। मामला नाज़रीन ये है कि जो मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन का जो ट्रायल है, इस ट्रायल के ख़िलाफ़ पहली दरख्वास्त एतजाज़ अहसन साहब ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की। एतजाज़ अहसन साहब के वकील जनाब लतीफ़ खोसा साहब, ये दोनों दरख्वास्त दायर करने आते हैं और दरख्वास्त दायर करने के लिए सीधा उस वक्त के जो चीफ जस्टिस हैं उमरता बंदयाल के चैम्बर में जाते हैं। दरख्वास्त फ़ाइल होती है। दरख्वास्त फ़ाइल होने के बाद कुछ और नई दरख्वास्तें आती हैं, जिसमें एक साबिक़ चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा की दरख्वास्त भी होती है। जैसे ही 5 से 6 दरख्वास्तें इसी नोयत की कि 9 मई के मामले पर मुल्ज़मान का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं हो सकता, उस वक्त के चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल इन दरख्वास्तों को 5 रुकनी, बल्कि 5 से भी पहले इब्तिदा में बड़ा बेंच था, उन दरख्वास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर कर देते हैं। अब ये नाज़रीन दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर होती हैं। कुछ जजेस बेंच से अलग हो जाते हैं। काजी फ़ाइसा साहब हो गए, जैसे सरदार तारिक मसूद साहब हो गए, मंसूर शाह साहब पे एतराज़ हो जाता है। एक और जज भी बेंच छोड़ के चले जाते हैं, तो पीछे 5 रुकनी बेंच रह जाता है, पीछे 6 रुकनी बेंच रह जाता है, जिसको हेड हस्बे मामूल उमरता बंदयाल साहब कर रहे थे। लेकिन बाद में जब उमरता बंदयाल साहब रिटायर हुए तो उस बेंच को सरबराह बने, हेड बने जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब, और फैसला सादिर कर दिया गया कि मिलिट्री कोर्ट में सिविलियन का ट्रायल नहीं हो सकता। अब 23 अक्टूबर 2023 को यह फैसला आता है। इस फैसले के खिलाफ वफाकी हुकूमत की इंट्रा कोर्ट अपीलें सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच में ज़ेर समाअत हैं। लेकिन नाज़रीन, इसी दौरान जब यह फैसला आता है, फैसले के बाद ये इंट्रा कोर्ट अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर होती हैं हुकूमत की तरफ से, बल्कि हुकूमत की बजाय पार्लियामेंट कहना ज़्यादा मुनासिब वर्ड है कि आइन में 26वीं आइनी तरमीम कर दी जाती है। और अब ये जो इंट्रा कोर्ट अपीलें हैं वो सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी आइनी बेंच सुन रहा है। आज की समाअत के बाद नाज़रीन, जो जज साहबान की तरफ से रिमार्क्स दिए गए हैं, हमारे कुछ साथी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और जो एतजाज़ अहसन साहब हैं, बड़े खुश हैं, बड़े मुतमिन दिखाई देते हैं, क्योंकि एतजाज़ अहसन साहब जो 26वीं आइनी तरमीम को क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, एतजाज़ अहसन साहब जो 26वीं आइनी तरमीम के बाद आइनी बेंच को क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, अब वो कहते हैं कि ये जो इंट्रा कोर्ट अपीलों पर जज साहबान के रिमार्क्स आ रहे हैं, ये मेरे लिए खिलाफ तवक्को हैं। मैं तो इस बेंच से तवक्को नहीं कर रहा था कि ये इस किस्म के रिमार्क्स देंगे सिविलियन के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के ख़िलाफ़, जो हमारे लिए हौसला अफजा होंगे। यानी आइनी बेंच की तरफ से जो अब तक की अदालती कार्रवाई है, उससे एतजाज़ अहसन साहब, वो एतजाज़ अहसन साहब जो इससे पहले आइनी बेंच को ओपनली क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, निशाना बना रहे थे, आज वो आइनी बेंच के जजेस के रिमार्क्स से खुश हैं। लेकिन आज खुशी इनकी अपनी जगह पे, चाहे एतजाज़ अहसन साहब की है, उन्होंने पार्टी तब्दील कर ली है, अब उनके लिए आइनी बेंच के लिए हमदर्दियाँ पैदा हो गई हैं, ये खुशियाँ अपनी जगह पे। सवाल नाज़रीन आइनी बेंच के सामने एक ही है कि क्या
सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो सकता है, और अगर हो सकता है तो किस हद तक हो सकता है। अब ये चाहे जो मर्जी अंदाजे लगाएं, अगर सुप्रीम कोर्ट का ये 7 रुकनी आईनी बेंच ये डिक्लेयर कर देता है कि सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं हो सकता, तो क्या ये तमाम मुल्ज़मान बरी हो जाएंगे? क्या ये 9 मई के मुल्ज़मान घरों पे चले जाएंगे? अगर तो नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट ये डिक्लेयर करती है, आईनी बेंच ये डिक्लेयर करता है कि मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो सकता है, लेकिन उसके पैरामीटर्स ये होंगे, इस हद तक हो सकता है, उसकी लिमिटेशन ये होगी, उसमें अगर ये 9 मई के मुल्ज़मान नहीं आते तो ये तब भी घरों को नहीं चले जाएंगे। घरों को तो ये अब गए हैं, मतलब 85 में से 17 लोगों की रहम की अपीलें एक्सेप्ट हुई, वो तो घर चले गए, बाकी जेलों में हैं। 48 में से 17 की रहम की अपीलें एक्सेप्ट हुई हैं ना, 29 की अभी बाकी हैं। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ये डिक्लेयर कर देती है रवां हफ्ते, उससे अगले आने वाले हफ्ते में, कि ये मिलिट्री कोर्ट में सिविलियन का ट्रायल नहीं हो सकता, तो ये तमाम मुल्ज़मान, चाहे वो कोर्ट लगभग जेल में मुंतकिल हो चुके हैं सज़ाओं के बाद, चाहे वो घरों को जा चुके हैं, दोबारा से ये अदालतों में आएंगे, दोबारा से इनका ट्रायल चलेगा, इनकी गिरफ्तारियां होंगी, गिरफ्तारियों की सूरत में इनको ज़मानतें कराना पड़ेंगी। तो खुशियां बेशक मनाते रहें, लेकिन ये इसके ऊपर अभी एक फोरम पे नहीं, फिर दूसरी फोरम पे ये मामला चला जाएगा। लेकिन एतजाज़ हसन साहब ने जो है वो हालात बदल गए, तो एतजाज़ हसन साहब के जज्बात बदल गए, एतजाज़ हसन साहब के इमोशंस बदल गए। अब वो कहते हैं कि आईनी बेंच बड़ा अच्छा काम कर रहा है। चलें, एतजाज़ हसन साहब को ये ख्याल आ गया। अब नाज़रीन दूसरी खबर की डिटेल आपके साथ हम शेयर करते हैं कि ये फौजी जनरल और इमरान खान साहब की सरजनिश का क्या मामला है। यहाँ पे नाज़रीन मैं वीडियो को रोकूंगा, अजान हो जाए, अजान के बाद यहाँ से दोबारा वीडियो को शुरू करेंगे। पहले तो नाज़रीन अडयाला जेल में सन्नाटे की एक अबूरी खबर आपके साथ हम शेयर करते हैं, फिर आपके साथ हतमी खबर भी शेयर करेंगे कि दरअसल अडयाला जेल में सन्नाटों का राज क्यों है। पहले तो नाज़रीन बुरी खबर ये है कि आज इमरान खान साहब के साथ बानी पीटीआई के जो रहनुमा हैं पार्टी के, या जो फैमिली के लोग हैं, या बानी पीटीआई के लीगल टीम के जो मेंबरान हैं, उनकी मुलाकात का दिन था। और कौन सी मुलाकात का दिन? शेड्यूल मुलाकात का दिन, यानी मंगल और जुमेरात के रोज़ जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जमात के रहनुमा, बिलखसूस बैरिस्टर गौर साहब तो जाते जाते हैं, कोई और मुलाकात के लिए जाए ना जाए, और वकला में से सलमान कमरारा साहब और वकला रहनुमा फैसल चौई साहब हो गए, और इसी तरीके से फैमिली के मेम्बरान अनीमा खान साहबा, उनके साथ उज़मा खान साहबा, या फैमिली के और लोग हर मंगल और जुमेरात को मुलाकात के लिए पहुंचते हैं। सिर्फ ये नहीं नाज़रीन, इनके तो नाम आए होते ना अंदर से इमरान खान साहब की तरफ से कि ये मुलाकात करने के लिए आएंगे। इसके अलावा इस लिस्ट से हटकर भी पार्टी के लोग जैसे शेर हसन मरवत साहब पहुंच जाते हैं कि शायद अंदर से इमरान खान साहब को पैगाम जाए तो मेरे लिए भी मुलाकात की अंदर से इजाज़त आ जाए। इस तरह से और भी पार्टी के लोग पहुंच जाते हैं, फैमिली के लोग पहुंच जाते हैं, लीगल टीम के मेंबरान पहुंच जाते हैं और मुलाकात हो जाती है। आज नाज़रीन इमरान खान साहब के साथ मामूल की मुलाकातों का दिन था, शेड्यूल मुलाकातों का दिन था, कोई भी नहीं पहुंचा। 1.5 साल से 5 अगस्त 2023 से इमरान खान अडयाला जेल में हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि शेड्यूल मामूल की मुलाकातों का दिन हो और कोई मुलाकात के लिए ना पहुंचे। आज अडयाला जेल के हुकाम, इंतज़ामिया हैरान थी कि ऐसा क्या हुआ है कि इमरान खान से मुलाकात करने के लिए कोई भी नहीं पहुंचा। ना पार्टी का रहनुमा पहुंचा, ना लीगल टीम का कोई वकील पहुंचा, ना फैमिली का बंदा पहुंचा, ना बुशरा बीबी साहबा पहुंची। एक तो नाज़रीन अबूरी सन्नाटे की ये खबर है, लेकिन नाज़रीन हतमी सन्नाटे की खबर ये है, ये जो सरजनिश की मैंने बात लिखी, फौजी जनरल की नाज़रीन मैंने बात लिखी, मुज़ाकरात नाज़रीन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत के साथ शुरू किए, तहरीक इंसाफ ही मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं थे, और तहरीक इंसाफ ने ही अपने मुज़ाकरात का रास्ता हुकूमत के साथ ओपन किया। अब मुलाकात की पहली बैठक के बाद दूसरी बैठक 2 जनवरी को होती है, और फिर एक मरतबा डिमांड पीटीआई की आती है कि तहरीरी मुतालबात के लिए इमरान खान साहब से रहनुमाई लेनी है, इमरान खान साहब से मुशावरत करनी है, तो हमें वक्त दे दें एक और हम बानी पीटीआई से मुलाकात कर सकें।
लेकिन साथ में पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी ने ये डिमांड भी की कि इस मुलाकात का माहौल ऐसा होना चाहिए कि वो किसी के कंट्रोल में ना हो। तो खदशा क्या था पीटीआई को कि अगर किसी कमरे में मुलाकात होती है, वहाँ पे कोई बगिंग डिवाइस ना लगी हो, कोई वॉइस रिकॉर्डिंग की डिवाइस ना लगी हो, तो ओपन हो किसी जगह पे कि आराम से बैठ के एक ओपन माहौल में, जहाँ पे इस बात की श्योरिटी हो कि इस मुलाकात को कोई कंट्रोल नहीं कर रहा, किसी के कंट्रोल में नहीं है। अब मुलाकात की नाज़रीन इजाज़त हो जाती है। अब मुलाकात की इस इजाज़त के बाद बैठक मनसूख होती है और स्पीकर साहब अय्याज सादिक साहब बैरून मुल्क चले जाते हैं। अच्छा, वो बैरून मुल्क चले जाते हैं और पीटीआई उनके ऊपर क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर देती है। लेकिन नाज़रीन, क्रिटिसाइज़ करने से पहले ये जो असद कैसर साहब ने कहा कि स्पीकर साहब के साथ रब्ता करते हैं, वो हमारा फ़ोन अटेंड नहीं करते, कॉल रिसीव नहीं करते, मुलाकात नहीं करवाई जा सकी, इसकी वजह क्या बनी नाज़रीन? ये मुलाकात क्यों नहीं हो सकी? ये नाज़रीन वजह इमरान खान साहब खुद बने। इमरान खान साहब की गलती थी, इमरान खान साहब की जल्दबाजी थी, लेकिन उस गलती या जल्दबाजी ने सारे खेल का बेड़ा गर्क कर दिया, सारे खेल का पांसा पलट दिया और दौड़ें लगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। अब आप देखें कि मुलाकात तो हुई नहीं। जो इमरान खान साहब के साथ मुज़ाकराती कमेटी मुलाकात करना चाह रही थी, आखिर क्या वजह बनी? जो एक सवाल उठता है कि खान साहब के साथ मुलाकात भी नहीं होती और इमरान खान साहब कहते हैं कि कोई मसला नहीं, मेरे साथ अगर मुलाकात नहीं हुई, आप हुकूमती कमेटी के साथ जाके तीसरी बैठक भी रखें। मुलाकात का प्रोसेस जो है वो सबूताज नहीं होना चाहिए। लेकिन इस दौरान स्पीकर साहब का पैगाम भी आ जाता है, स्पीकर साहब का स्टेटमेंट भी आ जाता है कि अगर मेरी वजह से ये समझते हैं कि इमरान खान साहब के साथ मुलाकात नहीं हुई, तो मैं तो सिर्फ महज एक फैसिलिटेटर का किरदार अदा कर रहा हूँ। मुलाकात कराना मेरी जिम्मेदारी नहीं, मैं तो इनको बिठाने में रोल अदा कर रहा था, इनके मुज़ाकरात में रोल अदा कर रहा था। लेकिन अगर मेरे ऊपर इनका कोई शिकवा है, कोई शिकायत है, तो मैं ओहदे से रिज़ाइन कर देता हूँ, इस जिम्मेदारी से रिज़ाइन कर देता हूँ, मैं फैसिलिटेटर के तौर पे नहीं आता। तो तहरीक इंसाफ की पहली दौड़ें तो यहाँ पे लगी कि स्पीकर साहब को मनाने की कोशिश की गई कि आपने इस मुज़ाकरात के प्रोसेस से खुद को लाताल्लुक़ नहीं करना, खुद को अलग नहीं करना। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौर साहब का स्टेटमेंट आया। लेकिन नाज़रीन, कोई तो वजह है ना, जो मैंने सवाल उठाया कि ये मुलाकात क्यों नहीं हो सकी। 2 को नाज़रीन मुलाकात के बाद अब खान साहब की मुलाकात होनी थी। हुआ नाज़रीन ये कि इमरान खान साहब ने एक स्टेटमेंट दाग दिया। अब जैसे मैंने कहा कि वो जल्दबाजी थी या खान साहब की जो है वो गलती थी, लेकिन वो स्टेटमेंट जो है बानी पीटीआई को और पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उल्टा पड़ गया या महंगा पड़ गया। वो स्टेटमेंट नाज़रीन क्या था? मैं सिर्फ चंद खत सतने इमरान खान साहब के बयान की पढ़ूंगा, जो कि 6 जनवरी को इमरान खान साहब ने दिया और खान साहब के एक्स अकाउंट पर जो है उसको जारी किया गया। ये नाज़रीन सुने, मैं जल्दी जल्दी पढ़ूंगा ताकि आप देखने वालों को वक्त ज़ाया ना हो। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की अडयाला जेल में मीडिया और वकला से गुफ्तगू। मैंने अपनी ज़िंदगी में पाकिस्तान में नाफिज किए गए तमाम मार्शला यानी अयूब खान, याह्या खान, ज़ियाउल हक, मुशर्रफ का मार्शला देखे हैं। याह्या खान और ज़ियाउल हक का मार्शला पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन मार्शला था, जिसमें जमहूरियत को बिल्कुल रौंद दिया गया। मुशर्रफ इस हवाले से कदरे लिबरल था। जो कुछ आज मुल्क में जमहूरियत के नाम पे हो रहा है, इसका मवाजना सिर्फ और सिर्फ याह्या खान के दौर से हो सकता है। मार्शला में सबसे पहले जमहूरियत, आज़ाद अदलिया, आज़ाद मीडिया का गला घोंटा जाता है ताकि आमर की गलतकारियों पर कोई भी आवाज़ बुलंद ना हो। एक तो नाज़िर खान साहब ने यह बात की। दूसरे पैराग्राफ में नाज़िर खान साहब ने कहा कि जैसे कि हमीद रहमान कमीशन की रिपोर्ट के जरिए वाज़ेह हुआ था कि याह्या खान ने अपनी ताकत और इक़्तिदार की खातिर मुल्क के निज़ाम को तहस नहस किया, वही काम आज भी किया जा रहा है। फार्म 47 की बोगस और फ्रॉड हुकूमत को बचाने के लिए तहरीक इंसाफ को मुसलसल कुचला जा रहा है और मुल्क में जमहूरियत, कानून की हुक्मरानी और अदलिया की आज़ादी का जनाजा निकाल दिया गया है। शहबाज शरीफ सिर्फ और सिर्फ जनरल आसिम मुनीर के कठपुतली और अर्दली हैं। यहाँ पे इमरान खान साहब ने टारगेट किया आर्मी चीफ को और मुल्क में उन्होंने ऐसे कहा कि जैसे खान साहब ने बात की कि मुल्क में मार्शल लगा है। इसमें नाज़रीन पहला तो खान साहब को जवाब दिया गया ख्वाजा साद रफ़ीक की तरफ से। ख्वाजा साद रफ़ीक ने इमरान खान साहब को इस मुकम्मल ट्वीट का, मैंने मुकम्मल नहीं पढ़ा, लेकिन मुकम्मल ट्वीट का उन्होंने ये जवाब दिया, नहीं खान साहब, इंज नहीं, सारा सच हमसे कोई नहीं बोलता, आपने भी हमेशा अधूरा सच ही बोला है। हर मार्शला बदतरीन था, एलानिया हो या गैर एलानिया। जनरल अयूब पहले एलानिया गासिब थे, लेकिन आप उमर अयूब
साहब की वजह से उन पर बात नहीं कर सकते। यानी जनरल अयूब के दौर में जब कायदे आज़म बानी पाकिस्तान उनकी बहन फातिमा जना के ऊपर सख्तियाँ की गई, खान साहब ने उसका जिक्र तो नहीं किया। तो ख्वाजा साद रफ़ी साहब बात कर रहे हैं कि अयूब खान के दौर में भी सख्तियाँ की गई, और फिर उन्होंने कहा कि आप इसलिए जनरल अयूब का नाम नहीं ले रहे क्योंकि उमर अयूब की वजह से इस पर आप बात नहीं कर सकते। फिर ख्वाजा साद रफ़ीक ने लिखा कि मुशर्रफ माशला कि आप काफ़ी अर्सा एलानिया हमायती रहे। यानी खान साहब मुशर्रफ के रेफरेंडम की हमायत में शामिल थे, मुशर्रफ की हुकूमत में भी शामिल होना चाह रहे थे, लेकिन वज़ीर आज़म बनना चाहते थे, मुशर्रफ ने शामिल नहीं किया। लेकिन सपोर्टर रहे जनरल परवेज़ मुशर्रफ के आखिरी सालों तक, जब तक वकला तहरीक का आगाज़ नहीं हुआ। खान साहब मुशर्रफ के सपोर्टर थे। ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा कि मुशर्रफ माशला कि आप काफ़ी अरसा एलानिया हमायती रहे। वो कितने लिबरल थे ये हमने भुगता है, आपने नहीं। मगर हम जानते हैं कि जनरल कमर जावेद बाजवा के गैर एलानिया माशला के सबसे बेनिफिशरी तो खैर से आप ही थे। आप ही ने सिविल स्पेस एस्टेब्लिशमेंट के हवाले की दायरे में सफ़र रुक गया था। आपकी मेहरबानी से दायरे का सफ़र दोबारा शुरू हुआ, कब ख़त्म हो अब कोई नहीं जानता। तो वो कहते हैं ना कि एक आईना दिखाना, ख्वाजा साद रफ़ीक ने इनको आईना दिखा दिया। लेकिन आज उसके बाद खबर ही आती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से इमरान खान साहब को अडयाला जेल में पैगाम पहुंचाया गया है कि आपकी तरफ से एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर किसी किस्म की बात, किसी किस्म की तनकीद या एस्टेब्लिशमेंट को निशाना नहीं बनाया जाएगा। और ख़बर यह भी दी गई कि पार्टी के लोगों की इस प्रपोजल पर इमरान खान साहब ने ना सिर्फ रजामंदी का इजहार कर दिया है, बल्कि बाकी PTI के जो लोग हैं उनको भी कह दिया गया है कि आप भी एस्टेब्लिशमेंट को निशाना नहीं बनाएंगे। तो ये जो खान साहब का स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट के बाद बाज़ाहिर ऐसा लगता है कि अडयाला जेल में सन्नाटा छाया है। बोरियां बिस्तरा एक तरीके से मुज़ाकरात का गोल हो गया, और खान साहब ने मुज़ाकरात का बोरिया बिस्तर गोल कर दिया। अब उस गोल बोरिया बिस्तर को दोबारा खोलने के लिए खान साहब ने मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात तो खान साहब के साथ नहीं हुई। अब एक ही रास्ता इमरान खान साहब के साथ था कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करें, लेकिन उसका चूंकि अब बोरिया बिस्तर गोल होता हुआ नजर आ रहा था, पार्टी के लोगों ने जाके खास तौर पे बैरिस्टर गौर ने खान साहब को रियलाइज कराया कि खान साहब जब मुज़ाकरा शुरू हो चुके हैं तो फिर इस किस्म का बयान देने की क्या ज़रूरत है कि आप एस्टेब्लिशमेंट को टारगेट करें। हम बात कर रहे हैं तो आप खामोशी अख्तियार कर लें। तो खान साहब की एक तरीके से बड़े ही सोफिस्टिकेटेड अंदाज में बैरिस्टर गौर साहब ने सरजनिश की, उनको राजी किया कि एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बयान ना दें, और साथ में कहा कि अब ये मुलाकात वाली बात को छोड़ें, अब हमारी बैठक हुकूमत के साथ किसी भी तरीके से होनी चाहिए। तो खान साहब ने हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के साथ अपने से मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात के बगैर ही बैठक रखने की, मुलाकात रखने का भी कह दिया। अब नाज़रीन, खान साहब दोबारा चाह रहे हैं कि मुलाकात हो। अब देखते हैं 13 जनवरी तक तो जो स्पीकर साहब हैं, अयाज सादिक साहब हैं, वो बैरून मुल्क हैं। अभी तक की नाज़रीन इतलात ये हैं कि किसी भी पार्टी की तरफ से, चाहे वो हुकूमती फरीक है यानी हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी है, चाहे वो तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी है, किसी ने भी स्पीकर साहब से रब्ता नहीं किया कि अगली बैठक की तारीख दे दें, सर्कुलर जारी कर दें कि हमारी अगली मुलाकात कब होगी। तो ये खान साहब को जो बयान देना है ये महंगा पड़ा, और महंगा पड़ना भी चाहिए था, क्योंकि खान साहब उसमें पिक एंड चूज़ कर रहे थे। ये जो खान साहब ने कहा ना कि आसिम मुनीर के शहबाज शरीफ कठपुतली हैं, अर्दली हैं, और खान साहब के अपने स्टेटमेंट रिकॉर्ड पे मौजूद हैं, जिसमें खान साहब ने कह रखा है कि जनरल बाजवा तो सुपर किंग था, सारे फैसले तो जनरल बाजवा करता था, मुझे तो पता ही नहीं होता था, मेरे पास तो अख्तियार ही नहीं था। तो खान साहब तो अपने बयानात में, अपने स्टेटमेंट में, अपने व्लॉग्स में एतराफ़ कर चुके हैं कि वो खुद कठपुतली थे, वो खुद जनरल बाजवा के अर्दली थे। तो खान साहब दूसरों को क्या ताने देते हैं, खान साहब पहले अपने गिरबान में तो झांकें। तो ये था नाज़रीन आज का हमारा व्लॉग। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।